सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 2 अगस्त के करंट अफ़ेयर को, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहाँ पे ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ लगा दिया है इम्पोर्ट पर। आइए इसे पूरे डिटेल में समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स मालूम होने चाहिए, यानी कि टैरिफ होता क्या है? तो टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, जो इम्पोर्ट पर लगाया जाता है। यानी जैसे भारत है और भारत के साथ यूएसए की बात चल रही है, तो भारत से आने वाले सामान को अगर महँगा करना है यूएसए में, तो यूएसए इस सामान पर यानी गुड्स और सर्विसेज़ पर एक टैक्स लगा देगा। अब इसी टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। अब इससे होगा क्या कि भारत से जो सामान आ रहा था यूएसए में, उसका प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इस प्राइस को इंक्रीज़ कराने का पीछे कारण ये है कि यूएसए अपने डोमेस्टिक कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहता है। जब भारत का सामान महँगा हो जाएगा, तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। साथ ही साथ लोग डोमेस्टिक कंपनीज़ पर शिफ्ट कर जाएँगे। उसके गुड्स और सर्विसेज़ को यूज़ करना चालू कर देंगे। अब आपको ये भी बता दें कि भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डेफ़िसिट है। अब ट्रेड डेफ़िसिट होता कब है? जब 2 तरह से आपको समझना है। एक तो इम्पोर्ट यानी कि जब भी कोई सामान यानी गुड्स और सर्विसेज़ को हम दूसरे कंट्रीज़ से लाते हैं, तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं, और जब हम अपने देश में बने हुए सामान को दूसरे देश में सेल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो आप ट्रेड डेफ़िसिट भी समझ जाएँगे। तो ट्रेड डेफ़िसिट किसी कंट्री में तब अकर होता है, जब गुड्स और सर्विसेज़ इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगते हैं। अब इसके कारण जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो नेगेटिव हो जाता है। वहीं ट्रेड सरप्लस तब अकर होता है, जब कंट्री एक्सपोर्ट करने लगता है गुड्स और सर्विसेज़ को ज़्यादा अपने इम्पोर्ट से, जिससे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉज़िटिव हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। अब आई होप आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इससे समझने में इस न्यूज़ को। अब इस न्यूज़ को समझिए, ये न्यूज़ क्या कहता है। तो 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया कि यूएस इंडिया से आने वाले इम्पोर्ट पर 25% टैरिफ लगाएगा। साथ ही एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगेगी। अब इस पेनल्टी को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। अब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया क्यों? तो इंडिया के हाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से। अब इंडिया का रसिया से ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट लेना भी ट्रम्प साहब को भा नहीं रहा है। अब इंडिया का ब्रिक्स जैसे ग्रुप के साथ जुड़ना और यूएस के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से दूर रहना भी ट्रम्प साहब को शोभा नहीं दे रहा है। अब ट्रम्प का कहना है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ अनफेयर है। आपको बता दें कि भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, और ये ट्रेड डेफिसिट है $46 बिलियन का। यानी कि यूएसए भारत के साथ घाटे में चलता है। यानी भारत से वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस कारण से भी उसने ये टैरिफ लगाया है। याद रखिएगा $46 बिलियन का। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है। अब आइए बढ़ते हैं आगे इस न्यूज़ पर। अब किन-किन सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है, ज्वेलरी और जेम्स, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल फ़ोन और फार्मा। अब इंडिया का रिएक्शन क्या था, ये भी जानिए। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इम्पैक्ट का स्टडी कर रहे हैं। इंडिया ने कहा कि हम अपने फार्मर, एमएसएमई, डेयरी और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। नो डील इज़ बेटर देन अ बैड डील। हम जल्दी में डील नहीं करेंगे। हम ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्रीय हित पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी समझ लीजिए, तो इंडिया को $7 बिलियन तक का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है। लगभग $66 बिलियन के इंडियन एक्सपोर्ट यूएस में जाते हैं। उनमें से 80 से 87% इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यूएस कंज्यूमर को भी नुकसान होगा। कपड़ों का, ज्वेलरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम 17 से 24% तक बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या होगा? तो अगस्त 2025 में यूएस डेलीगेशन इंडिया आएगा ट्रेड टॉक के लिए। दोनों देश के बीच नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है। अक्टूबर 2025 तक किसी डील का टारगेट रखा गया है। अब आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया यूएस के बीच ट्रेड एंड डिप्लोमेसी पर सवाल बन सकता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जिसमें रशिया को इंक्लूड करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी और एमएसएमई प्रोटेक्शन पे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए जान लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? तो जुलाई 2025 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर नहीं, ये बिल्कुल गलत टाइप है। करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है एक 25% टैरिफ और एक एडिशनल पेनल्टी जो इंडिया पे लगाया जाएगा, क्योंकि यूएस इम्पोर्ट कर रहा है भारत से गुड्स एंड सर्विसेज़। तो दिए गए में से कौन-सा सही है? तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इम्पोज़ किया है 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट सोनली ड्यू टू द इंडियाज़ रिफ्यूज़ल टू जॉइन नाटो। नहीं, ये गलत जवाब है। डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड द 25% टैरिफ एंड एडिशनल
पेनल्टी ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया साइटिंग हाई इंडियन ट्रेड बैरियर्स एंड डिफेंस परसेंटेज फ्रॉम रशिया। बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यूएस से संबंधित कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैप को देखिए। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। कई बार हम न्यूयॉर्क लगाकर आ जाते हैं। तो वाशिंगटन डीसी के बाद आपको बता दें कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है क्या, क्यों न्यूज़ में आ जाता है या आपके दिमाग में आ जाता है? आपको बता दें कि न्यूयॉर्क जो है सबसे लार्जेस्ट सिटी है यूनाइटेड स्टेट का। तो याद रखिएगा ये एक लार्जेस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट में, ना कि वहाँ की कैपिटल है। अब यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम तो आपको पता है, डोनाल्ड ट्रम्प है। अब इससे संबंधित यूएसए की करेंसी क्या है? तो यूएसए की करेंसी भी डॉलर, ये भी बात आप जानते होंगे। वही आपको कुछ बातें और जाननी हैं यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित। अब यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जेडी वांस। तो मैं लिख देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पर जेडी वांस। और इससे भी ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर हाउस स्पीकर कौन है? तो माइक जॉनसन का नाम आप याद रखेंगे। माइक जॉनसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेडी वेंस के रिस्पेक्ट में। ये क्या है? तो ये स्पीकर है। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, आपसे कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए, एक और सवाल है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पूछा जाता है, जो ग्रेट लेक से संबंधित है। ग्रेट लेक्स में टोटल 5 लेक्स आते हैं। अब इनका नाम क्या-क्या है? तो लेक सुपेरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, उसी तरह से लेक एरी और लेक मिशिगन। अब आपको याद रखने में तकलीफ ना हो, इसलिए आप होम्स के नाम से इसे याद रख सकते हैं। एच यानी कि हुरॉन, उसी तरह से आप ओ को याद रखते हैं तो लेक ओंटारियो, और उसी तरह से अगर एम को रखेंगे तो लेक मिशिगन आप याद रख सकते हैं। ई से आप एरी को याद रख सकते हैं, और साथ ही साथ एस से अगर आप देखेंगे तो लेक सुपेरियर को आप याद रख सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका था जिससे कि आप याद रख सकते हैं। अब ये लेक्स जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में लोकेटेड है, जिसमें से कि 4 कनाडा के साथ बॉर्डर बनाता है, सिवाय मिशिगन को छोड़ के। यानी कि अगर आप मिशिगन को देखेंगे तो ये केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट में है, बाकी चारों के चारों कनाडा के साथ लगते हैं। अब अगर इनमें से सबसे बड़े लेक की बात की जाए, तो अगर बड़े लेक की बात की जाए तो लेक सुपेरियर सबसे बड़ा है। यानी कि इनमें से सबसे बिगेस्ट कौन है? तो लेक सुपेरियर है, उसके बाद लेक हुरॉन है, उसके बाद लेक मिशिगन है, लेक एरी है, और सबसे छोटा है लेक ओंटारियो। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर हम समझेंगे लीगल एड के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे सुप्रीम कोर्ट और नालसा के भी बारे में। आइए जानते हैं न्यूज़ में हुआ क्या है। तो आपको बता दें कि जो इंडिया में लीगल एड का जो कानूनी अधिकार है, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। तो आइए इसे पूरे डिटेल में समझते हैं। तो लीगल एड सिस्टम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। तो लीगल एड का मतलब है फ्री या फिर अफोर्डेबल कानूनी मदद देना उन लोगों को जो लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि गरीब महिलाएँ, एससी, एसटी, बच्चे, प्रिज़नर या फिर डिसेबल लोग। अगर इंडिया में लीगल एड का कानूनी अधिकार को देखें तो आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, वो ये बताता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबको इक्वल जस्टिस मिले। वहीं गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता भी दी जाए, यानी जिसे फ्री लीगल एड कहा जाता है। अब लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 इसके तहत बना नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो लीगल एड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है। अब लीगल एड सिस्टम को मजबूत बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो ज़्यादा फंडिंग और रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ेगा, यानी लीगल एड सेंटर्स, लॉयर और पा के लिए सरकार को ज़्यादा पैसे एलोकेट करना चाहिए। वहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, वीडियो कंसल्टेशन, ई-कोर्ट्स का यूज़ बढ़ाया जाए। रिमोट एरियाज़ के लोग भी ऑनलाइन लीगल एडवाइस ले सकें। लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना होगा। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और लोकल लैंग्वेजेज़ का इस्तेमाल करके। हर ब्लॉक, तालुका पंचायत में ट्रेन्ड वॉलंटियर्स रखे जाएँ, जो लोगों को गाइड कर सकता है। रूरल एरिया में लीगल एड क्लिनिक खोलना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से संबंधित हो सकता है। मोबाइल वैन्स के ज़रिए कानूनी मदद देना। वहीं अगर हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीगल एड परफॉर्मेंस का रेगुलर रिव्यू भी ज़रूरी है। अब ये बता दें कि किन-किन लोगों को लीगल एड मिल सकता है, तो वो गरीब, यानी कि जो इकोनॉमिकली रूप से वीक है, जैसा कि शुरुआत में ही बताया मैंने। अब साथ ही साथ एसटी, एससी कम्युनिटीज़, वुमेन एंड चिल्ड्रन, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जेल में बंद लोग, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सर्वाइवर्स को भी लीगल एड मिलना चाहिए।
अब जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्ड हैं इंडिया में उनका नाम है नेशनल नालसा, जो कि नेशनल लेवल पे काम करता है, एसएलएसए यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी डीएलएसए, तालुका लीगल सर्विस कमिटी और लोक अदालत जैसी, यानी कि जल्दी न्याय देने वाला कोर्ट, जिसे कि हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कहते हैं। तो यानी कि अगर लीगल एड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है ताकि हर नागरिक को कानून का फ़ायदा मिल सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर आपने न्यूज़ को अच्छे से समझ लिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जयः, यानी कि वेयर देयर इज़ राइटियसनेस एंड मोरल ड्यूटी देयर इज़ विक्ट्री। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 34 है, जिसमें से 33+1 है, यानी कि 33 जजेज़ हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो 52वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई हैं। अब रिटायरमेंट एज की बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वो 65 साल है। अब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, वो है 124 से लेकर 147 तक के आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, जिसमें 124 स्थापना के बारे में बताता है। वहीं 127 की अगर हम बात करें, तो 127 संबंधित है एड हॉक जजेस के अपॉइंटेड से संबंधित। वहीं अगर 125 की बात करें, तो सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करता है। अगर हम 126 की बात करें, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जाती है। वहीं अगर स्टेट्स और यूटीज़ या फिर आपस में 2 स्टेट में किसी तरह का विवाद है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 121 में डिफाइन किया गया है, जिसे हम ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के नाम से जानते हैं। वहीं अगर 137 की बात करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है या फिर ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। 143 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो संबंधित है कि प्रेसिडेंट जो है, किसी भी लॉ मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से इतनी बातें तो आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। अब नालसा के बारे में जान लीजिए, तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 1995 को हुआ था। अब इसका मोटो जान लीजिए, इसका मोटो है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी न्याय सबके लिए। अब इसकी स्थापना 1987 के एक्ट के थ्रू की गई थी, जिस एक्ट को लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट कहा जाता है। अब अगर इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें, तो उनका नाम है सूर्यकांत, वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो इतनी बातें संबंधित थी इस करंट अफेयर से। अब आइए इस क्वेश्चन को कीजिए। बोलते हैं कि लीगल एड से संबंधित बातें कौन-सा सही है या फिर कौन-सा गलत है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 39 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। अब नालसा रिस्पॉन्सिबल है लोक अदालत और लीगल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अब पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो पीपल को असिस्ट कर सके या फिर लीगल एड में सलाह दे सके, खासकर रिमोट और रूरल एरिया में, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया का लीगल एड सिस्टम करंटली कवर करता है केवल क्रिमिनल केसेस को और सिविल मैटर को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड, यानी सिविल मैटर और क्रिमिनल केसेस दोनों के लिए लीगल एड दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, और इतनी बातें थी इस करंट अफेयर से संबंधित। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश वो क्लॉथ और बायो प्लास्टिक्स को काऊ डंग से प्रोड्यूस करेगा, ऐसा न्यूज़ में आया है। अब ये 54 लाख केजी जो काऊ होता है वो जनरेट करता है डेली, यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर जो डेली काऊ डंग है वो 54 लाख जनरेट होता है गाय के द्वारा, और इनमें से जो काऊ डंग यूज़ होगा वो स्ट्रे कैटल से होगा। स्ट्रे का मतलब होता है जो सड़कों पर, यानी आवारा जो पशुएँ होते हैं उनको हम स्ट्रे कैटल कहते हैं। अब उनके जो डंक है उनको हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में बनाएँगे। हम यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। अब इनमें से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो हैं बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर, बायोटेक्सटाइल, इको फ्रेंडली क्लॉथिंग, पेपर, बायोगैस, कंपोस्ट और मैनू सेलुलोज़ बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छा एक कदम है, लेकिन अगर इनके रहने की भी व्यवस्था को अगर ध्यान में लाया जाए, तो एक्सीडेंट्स कम होंगे और जीवों का संरक्षण भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर जीव सड़क हादसे में मारे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस इनिशिएटिव का काम क्या है, तो ये सपोर्ट करेगा हर गाँव ऊर्जा केंद्र मॉडल को, याद रखिएगा इस बात को, हर गाँव ऊर्जा केंद्र मॉडल को ये सपोर्ट करेगा इनिशिएटिव। अब उत्तर प्रदेश न्यूज़ में है, तो उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में, वहीं यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
अब उत्तर प्रदेश अगर आप मैप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अगर मैं नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में लोकेटेड है हमारा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। टोटल नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, एक है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। अगर रामसर साइट की बात करें तो टोटल 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर टोटल रामसर साइट की बात करें तो 91 है, और जो लेटेस्ट आपका रामसर साइट है वो खीचान और मेनार है, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। सवाल आपसे इसी पर बनेगा। तो याद रखिएगा, इस करंट अफेयर से संबंधित इतनी बातें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर गुजरात न्यूज़ में आ गया है। अब गुजरात ने 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कमीशन कर दिया है कांडला पोर्ट पर। अब कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के गुजरात में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब इसको किसके द्वारा कमीशन किया गया है, यानी उद्घाटन किया गया? श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो जहाजरानी मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अब ये विज़न है प्रधानमंत्री मोदी का 2030 विज़न। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको पता होना चाहिए, और उससे भी पहले आप बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। तो एक ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस होता है। पर आपको ये भी बता दें कि अब यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करने के लिए जिस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो फॉसिल्स फ्यूल के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाए, तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे 2023 में लाया गया था, और इसका काम था कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में, उसका यूज़ करके भी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करके भी। भारत का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन टन्स का ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए प्रति एनम, जो मैंने आपको पीछे की क्लासेस में बता रखा है। अब हाइड्रोजन के बारे में जान लीजिए, तो हाइड्रोजन एक गैस है और ये नॉन मेटल में आता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसके आविष्कारक का नाम कई बार आपको साइंस सेक्शन में देखने को मिलेगा, उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे को बोलते हैं ट्राइटेरियम। अब ड्यूटेरियम का दूसरा नाम है हेवी हाइड्रोजन। अब आइसोटोप्स पहले होता क्या है ये भी जान लीजिए, तो आप देखेंगे कि तीनों का फ़ॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और आप देखेंगे कि ये नीचे वाला पार्ट आपको एटॉमिक नंबर को दर्शा रहा है, और जो ऊपर का पोर्शन है ये एटॉमिक मास को दर्शाता है। तो यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि जो ट्राइटियम है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और ड्यूटेरियम को हेवी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अब गुजरात की बात कर लें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहीं यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क टोटल 4 हैं, गिर, माराइन, वंसदा और ब्लैकबक। सवाल आपसे बनेगा कि गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है, किससे संबंधित है? तो एशियाटिक लायन से संबंधित है ये। अब गुजरात को देख लीजिए, तो गुजरात को देखेंगे तो ये वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है इंडिया के, और गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, यानी कि टोटल ऐसे 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, उनमें से एक गुजरात भी है। अगर दूसरे का नाम बताएँ तो गुजरात के अलावा राजस्थान से भी गुजरता है। तीसरे स्टेट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है, वहीं चौथे की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, 5वें की बात करें तो ये झारखंड है, और छठे की बात करें तो वेस्ट बंगाल, और 7वां हो गया आपका त्रिपुरा, और 8वां हो गया मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट का भी नाम आप याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं अगले करंट अफ़ेयर को। अगला करंट अफ़ेयर है आपका संबंधित वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक से, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये हर साल एनुअली मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल इसे मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1992 से इसे मनाया जा रहा है, और ये जॉइंट कोलैबोरेशन है डब्ल्यूएचओ का और साथ ही साथ यूनिसेफ का। अब इसका काम क्या है? तो ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और साथ ही साथ उससे हेल्थ बेनिफिट जो बच्चों को होता है, और साथ ही साथ मदर को कैसे सपोर्ट मिलता है। तो ये संबंधित बातें थी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक से। अब ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाना, ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित भी कुछ बातें कर लें, तो इन्फैंट की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे का मतलब इन्फैंट यानी न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात की जा रही है। तो 6 महीना तो मिनिमम दूध पिलाना ही चाहिए अपनी माँ को। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब हो गया निपुल के थ्रू। अब जान लीजिए कि
ब्रेस्ट फीडिंग के जो एडवांटेजेज़ हैं, जो इन्फेंट्स को मिलते हैं, उनमें न्यूट्रिशन है, साथ ही साथ उनके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। साथ ही साथ बहुत सारे रोग होने के रिस्क को भी कम कर देता है, जैसे कि इन्फेक्शंस, एलर्जीज़, क्रोनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी को। तो हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। अब जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग होने से माँ को क्या फ़ायदा होता है, ये भी जान लीजिए। तो ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन और जो प्री प्रेगनेंसी वेट है, उसको रिकवर करने में मदद करता है। साथ ही साथ कुछ कैंसर्स को के रिस्क को भी ये कम कर देता है और स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाता है बेबी के साथ। अब ब्रेस्ट फीडिंग में जान लीजिए होता क्या-क्या है, तो ये न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अब साथ ही साथ बायो एक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ और ग्रोथ फैक्टर्स। अब माँ के द्वारा जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये, कोलोस्ट्रम आप याद रखेंगे। कोलोस्ट्रम कहा जाता है माँ के द्वारा पहला जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क प्रोड्यूस होता है। अब ये काफ़ी रिच होता है एंटीबॉडीज़ और न्यूट्रिएंट्स में, जो एसेंशियल होता है आपके न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। अब इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है, प्रायोरिटाइज़ ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। अब डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ न्यूज़ में है, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप ये भी याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट हो गई आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अब टेड्रोस अडैनम डब्ल्यूएचओ पे हेड है, इथियोपिया के रहने वाले हैं। वहीं यूनिसेफ से बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब इसके फाउंडर थे लुडविक रैचमैन, जो आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। वहीं इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसल। अब आइए बढ़ते हैं अपने ऑबिचुअरी सेक्शन पर, यानी कि अब किनका-किनका देहांत हुआ है, ये भी जान लीजिए। तो मलयालम एक्टर थे, याद रखिएगा, जिनका नाम था केपाक राजेंद्रन। अब इनका निधन हो गया है 74 वर्ष की आयु में और किडनी ट्रीटमेंट के दौरान इनका अल्लापुझा केरला में निधन हो गया है। केरला के सीएम का नाम है पिनराई विजयन, वहीं वहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर, ये भी बात याद रखिएगा। अब इनको अपने आइकॉनिक रोल जो इन्होंने प्ले किया था निंगालेने कम्युनिस्ट तक्की में, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। अब अगले ऑब्ituary सेक्शन पे चलें तो डबल ओलंपिक चैंपियन, यानी कि ये 2 बार चैंपियन रह चुकी हैं। अब इनका नाम है लौरा, लौरा दालमीर। अब इनका निधन हो गया है 31 वर्ष की आयु में। अब इनका निधन हो गया है, ये माउंटेनियरिंग कर रही थी पाकिस्तान के काराकोरम रेंज में। वहीं पर एक्सीडेंट हो गया जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब न्यूज़ में है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है और कौन-सा हिल था, तो ये जो पीक था वो था लैला पीक। तो लैला पीक पर ये माउंटेनियरिंग कर रही थी जो पाकिस्तान में स्थित है। लैला पीक के अगर हाइट की बात करूँ तो ये है 6069 मीटर। और याद रखिएगा, और ये डबल ओलंपिक चैंपियनशिप किसमें रह चुकी हैं, तो उस खेल का नाम है बियाथलॉन। बियाथलॉन भी आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। बियाथलॉन एक ऐसा खेल है जो जिसमें 2 खेल से संबंधित है। एक को बोला जाता है स्कीइंग, यानी क्रॉस कंट्री स्कीइंग, और दूसरा राइफल शूटिंग है। और चूँकि ये एक विंटर गेम है, इसीलिए आपको चारों तरफ ये बर्फ दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखिएगा, अब इनका नाम इम्पोर्टेंट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लौरा दालमीर। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जर्मनी की रहने वाली हैं। ये भी आपसे एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफ़ेयर की ओर। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे, यानी कि WWW, यानी जो आप लिखते हैं कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को ढूँढने के लिए, किसी साइट पर जाने के लिए, वही वर्ल्ड वाइड वेब की बात की जा रही है। अब वर्ल्ड वाइड वेब 2025 की बात की जा रही है। अब इसे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसे 1991 में पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया गया था और 1989 में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन की गई थी 1989 में, जिनका नाम था सर टिम बर्नर-ली। अब इस वर्ष की थीम अगर याद रखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए साथ ही साथ ये जान लीजिए कि इस कंपनी के सीईओ कौन हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब गूगल, जिसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट आईएनसी, इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई, वहीं इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफ़ोर्निया में है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका
हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वहीं एप्पल की बात करें तो टिम कुक, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक और रोनाल्ड वायने ने इसको फाउंडेशन रखा था। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। अमेज़न, एनडीजेसी भी इसके सीईओ हैं और फाउंडर हैं जेफ बेज़ोस। अब मेटा की बात करें तो फेसबुक, यूट्यूब की बात करें तो मार्क ज़ुकरबर्ग और उसी तरह से अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो भी मार्क ज़ुकरबर्ग। याद रखना है आपको इनका नाम, कैलिफोर्निया में स्थित है। एडोबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शांतनु नारायण साहब हैं। और टेस्ला के एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसेंग हुआंग, याद रखिएगा ये न्यूज़ में थे। कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ में थे। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे। वहीं इंटेल के पैट जेलसिंगर हैं और नेटफ्लिक्स के ग्रेग पीटर हैं। अब काफ़ी ज़्यादातर जितने भी आपको जो हेडक्वार्टर्स हैं इन कंपनियों को ये कैलिफोर्निया में देखने के लिए मिलेंगे, सिवाय अमेज़न को छोड़कर और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दीजिए तब। और टेस्ला को छोड़ दें तो टेस्ला एक आईटी कंपनी तो है और ये यूएसए टेक्सास में स्थित है। ये बात याद रखिएगा, बाकी सारे के सारे कैलिफोर्निया में स्थित हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। ज़्यादातर आपको नाम सीईओ के याद रखने हैं। तो ये करंट अफ़ेयर थे, इससे संबंधित बातें आपको पूरी तरह से याद रखनी है। तो आज का करंट अफ़ेयर शो आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी भी अवेलेबल है तो निश्चित रूप से उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।